एक जमाना था जब हर बिगिनर इन्वेस्टर की एक फेवरेट किताब हुआ करती थी, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। आपको बता दूं कि अमेजन पर आज भी इस बुक की 4.4 स्टार की रेटिंग है और वो भी 5500 से ज्यादा रिव्यूज के साथ। इस बुक के राइटर है सौरभ मुखर्जी, जाने माने ऑथर जो इन्वेस्टिंग की दुनिया के सुपरस्टार माने जाते थे। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के बाद भी उनकी ढेरों सारी किताबें आई, जैसे कि अनयूजुअल बिलियनियर्स, डायमंड्स इन द डस्ट, और ज्यादातर उसमें से बेस्ट सेलर ही रही है। मतलब मेरा तो ये मानना है कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इन्वेस्टिंग की डोमेन में उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई ऑथर है भी। तो लोग उनकी किताबें पढ़ते थे, मैंने भी लगभग उनकी सारी किताबें पढ़ी हुई है। उनके टीवी इंटरव्यूज़ को देखते थे यूट्यूब पर, जब भी वो एशियन पेंट वाली उनकी वीडियो काफ़ी फेमस है, काफ़ी वायरल भी हुई थी, जहाँ पर उन्होंने बताया कि कैसे एशियन पेंट इंडिया का सबसे बड़ा मल्टीबैगर रहा है। इंडिया में एक कंपनी है जिसने सबसे ज्यादा पैसा बना के दिया है इन योर एंड माई लाइफ टाइम। 10 गुना 10 साल में, 100 गुना 20 साल में, 1000 गुना 30 साल में, 24,000 गुना 40 साल में, 24,000x। ग्रेटेस्ट कंपाउंडर इन इंडियन हिस्ट्री। कंपनी का नाम क्या है? एशियन पेंट। और उनकी इसी पॉपुलैरिटी को देखकर लोग उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करने लगे, उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को भी फॉलो करने लगे। अब इसी जबरदस्त सक्सेस के चलते मिस्टर सौरभ मुखर्जी 3 ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिसके चलते उनका एक्सट्रीम डाउनफॉल हो जाता है। और जैसे कि मिस्टर झुंझुनवाला बार बार कहते थे कि आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, जो भी आप मार्केट में कर रहे हो, साथ ही दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। तो आज के जो वीडियो ऐसा ही कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आप गलतियों से दूसरों के सीखने का एक काफ़ी अच्छी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और पहली मिस्टेक वो करते हैं ईयर 2018 में, जब वो डिसाइड करते हैं कि अब मैं सिर्फ किताबें नहीं लिखूंगा, अब सिर्फ यूट्यूब और बाकी जगह पर मैं स्पीचेस नहीं दूंगा, बल्कि मैं खुद मैदान में उतरूंगा और अपनी फिलॉसफी के साथ अपना फंड चलाऊंगा। इसी के चलते साल 2018 में वो शुरुआत करते हैं मार्सेलस की, जो कि एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी है। अब देखिए, बेसिकली आपको बता दूं तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ऐसी कंपनी होती है जहां पर कोई भी पर्सन इन्वेस्ट नहीं कर सकता। सेबी ने यहाँ पर कुछ रूल्स लगाए हैं, तो जो लोग 50 लाख या उससे ज़्यादा रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं वही लोग पीएमएस में इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अपनी इस नई इन्वेस्टमेंट फर्म के साथ उन्होंने अपनी कई सारी फंड्स की शुरुआत की और फिलॉसफी रही कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की। यानी उनका ये कहना था कि अगर मैं क्वालिटी कंपनीज को पिक करूँ और उसे होल्ड करूँ तो मैं मार्केट इंडाइसेस को काफ़ी अच्छी खासी मार्जिन से बीट कर सकता। अब मार्सेलस ने जब अपना शुरुआती ब्रोशर लॉन्च किया अपने अर्ली इन्वेस्टर्स के लिए, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे क्वालिटी कंपनीज को अगर हम पिक करते हैं, यानी कि वो कंपनी जिनकी रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी खासी है, जिनका आरओसी अच्छा खासा है और भी बाकी पैरामीटर्स इन्होंने लगाए, अगर इस तरह की कंपनीज अगर हम ढूंढते हैं और उनमें बने रहते हैं तो हम मार्केट को अच्छी खासी मार्जिन से बीट कर सकते हैं। अपनी कंपनी के अर्ली प्रेजेंटेशन में उन्होंने बताया कि अगर हम इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करते हैं पिछले 10 सालों तक, तो इस सेम स्ट्रैटेजी से हमारे एनुअल रिटर्न्स करीब 20 to 30% निकल रहे थे, जो सेंसेक्स से 8 to 12% से आउट परफॉर्म कर रहे थे। और उनका ये भी कहना था कि मार्सेलस की जो रिसर्च एबिलिटी है उसको अगर हम यूज़ करते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेते हैं, यानी हम 40-50 स्टॉक्स नहीं लिमिटेड स्टॉक्स लेंगे, तो और 4 to 5% का बेनिफिट हमें मिल सकता है। अब इन सारी चीज़ों को देखकर एक तो जो इन्वेस्टर्स उनके फंड में आए, उनके एक्सपेक्टेशंस अभी काफ़ी बढ़ गए थे कि हम मार्सेलस में आए हैं, उनका रिसर्च है, और जो भी स्ट्रैटेजी को बात कर रहे थे कॉफी कैन इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी की, अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो इन्वेस्टर्स थे उनके एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी बढ़ गए थे। बैक टेस्टिंग का डेटा उन्होंने देखा, साथ ही मार्सेलस की जो रिसर्च एबिलिटी है और बाकी चीज़ें उसे देखकर वो काफ़ी इंप्रेस हुए। लेकिन यहाँ पर ये जो शुरुआती इन्वेस्टर्स आए, ये एक चीज़ देखना भूल गए थे कि मिस्टर मुखर्जी का ये पहला अटेम्प्ट था खुद फंड मैनेज करने का। अब ये आप में से बहुत सारे लोगों के लिए भी सुनने के लिए काफ़ी शॉकिंग चीज़ हो सकती है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने फाइनेंस की इंडस्ट्री में, कोर इन्वेस्टिंग इंडस्ट्री में लंबे तौर पर काम किया है। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे जाकर देखते हो तो उन्होंने जो काम किया है वो इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ काम किया है, ब्रोकरेज की तरफ काम किया है, रिसर्च की तरफ काम किया है और ओवरऑल बिजनेस मैनेज करने तक काम किया है। इनफैक्ट अपनी जो प्रीवियस कंपनी है अम्बित कैपिटल, वहाँ पर वो सीईओ तक की पोजीशन पर चले गए थे। अब शॉकिंगली लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अम्बित कैपिटल का भी एक फंड था, पीएमएस फंड, जिसका नाम था कॉफी कैन पीएमएस, जो उन्होंने 2017 में लॉन्च किया था। अब बहुत सारे लोगों को लगता था कि सौरभ मुखर्जी से चलाते हैं, लेकिन उस फंड के जो मैनेजर थे वो कोई और थे। उनका नाम था मिस्टर रक्षित रंजन। यानी मोटा मोटी अगर देखा जाए तो ये उनका पहला अटेम्प्ट था सीधा मार्केट में उतरने का और यहाँ पर अपनी जो स्ट्रैटेजी है जिसको वो प्रमोट करते आए हैं उसे अप्लाई करने का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आप खुद इन्वेस्ट करो या फिर दूसरों से पैसा मैनेज करवा लो, आपको मार्केट की और रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अदरवाइज आप मिसगाइडेड रह जाओगे। और अपनी इसी गैप को फिल करने की अपॉर्चुनिटी इस इंडिपेंडेंस डे आपके पास है, जहां पर हर साल की तरह इस इंडिपेंडेंस डे हमारी ERAC यानी इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कोहोर्ट पर आपको फ्लैट 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। इस कोहोर्ट में हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक प्रिपेयर करते हैं, एक रिसर्च एनालिस्ट लेवल तक, जिसमें आप स्टॉक मार्केट की एकदम बेसिक चीज़ों से लेकर कंपनी का फॉरेंसिक एनालिसिस, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन और साथ ही कंपनी का एग्जैक्ट वैल्यूएशन तक सारी चीज़ें आप खुद पता कर सकते हो। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मार्केट को एंड टू एंड समझने की, और इसी कोहोर्ट की मदद से आप बड़े आसानी से मार्केट में करियर भी बना सकते हो, क्योंकि रिसर्च एनालिस्ट से बढ़िया एंट्री पॉइंट मार्केट में कोई नहीं है।
हमारे इस कोहोर्ट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर सारी चीज़ें प्रैक्टिकली समझाई जाती है और सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट के लिए हमने इसे प्रिपेयर किया है। यानी इस कोहोर्ट के बाद आप एक रिसर्च एनालिस्ट की तरह किसी भी कंपनी का रिसर्च करके फिगर आउट कर सकते हो कि उस कंपनी को आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। दैट्स इट, एंड टू एंड किसी पर भी डिपेंड रहने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। इस इंडिपेंडेंस डे ऑफर की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और इस तरह की ऑफर आपको बाद में कभी नहीं मिलेगी। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस ऑफर। सी यू इन द इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कोहोर्ट। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब जैसे ये फंड स्टार्ट हो गया, मार्सेलिस की बहुत बढ़िया दिन शुरू हो गए क्योंकि फंड भी उन्हें तुरंत मिल गया क्योंकि पॉपुलैरिटी थी और शुरुआत में पहले स्ट्रेच में उनको रिटर्न्स भी काफी बढ़िया मिले। जहां पर सेंसेक्स ने 14% के रिटर्न्स दिए, उसी बीच इस फंड ने 30% के रिटर्न्स दिए। इसी के चलते उन्हें बड़े बड़े इंडस्ट्री के अवार्ड्स मिले और पहले 4 साल में उनके इन्वेस्टर्स का पैसा 18.6% कंपाउंडेड सालाना बढ़ गया उनके मेन फंड में। अब इसे अर्ली सक्सेस के चलते और लोग फिर फंड की तरफ आने लगे और फिर फंड अपने पीक पर चला गया 2022 में, जब उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 12,000 करोड़ पर चला गया, $1 बिलियन से भी ज्यादा। अब इंडिया में ये काफी यूनिक भी था क्योंकि इतने कम टाइम में इतना ज्यादा फंड लाना वाज अ वेरी टफ टास्क। और फिर 2022 के बाद यहाँ पर चीजें बदलने लगी। उनका जो मेन फंड था जिसका नाम था कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स फंड, ये सेंसेक्स को लैग करने लगा। अब कितने से लैग करने लगा तो डेटा आप यहाँ पर ध्यान से देखिए स्टॉक मार्केट 2023 में आप देखोगे तो बूम कर रहा था। निफ्टी और सेंसेक्स काफी तेजी से बढ़ रहे थे। उस एक साल में यानी बिटवीन नवंबर 2022 टू नवंबर 2023 सेंसेक्स 16.5% से बढ़ गया। लेकिन ये जो इनका फ्लैगशिप मेन फंड था उसने रिटर्न्स दिए सिर्फ 7.7% के। लेकिन 4 साल की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद अगर 1 साल के लिए फंड खराब परफॉर्म करता है तो कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। और सेम चीज वहां पर भी हुई, लोगों ने कुछ तुरंत पैसा नहीं निकाला क्योंकि लोगों के पास पेशेंस भी था और मिस्टर मुखर्जी चाहते हैं कि सिर्फ लॉन्ग टर्म वाले लोग ही मेरे पास आए। इसीलिए उन्होंने फी स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही रखा था कि अगर आप पहले ही साल पैसा निकालते हो तो आपको 3% पे करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करने के बाद दूसरे साल ही अगर पैसा निकालते हो तो 2% आपको देना पड़ेगा और तीसरे साल निकालते हो तो 1%। यानी उनका गोल यही था कि मेरे पास वही इन्वेस्टर आए जो 3 साल से ज्यादा टाइम होराइजन लेकर चले। तो 1 साल से यहाँ पर लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ा, लोग बोले ठीक है चलेगा। लेकिन फिर 2023 के बाद जो हुआ वो काफी ज्यादा शॉकिंग था। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बाकी फंड्स के बारे में भी बताता हूँ। उनका एक स्मॉल कैप फंड भी है जिसका नाम है लिटिल चैम्प्स। नाम काफी इंटरेस्टिंग है। मिड कैप फंड है जिसका नाम है राइजिंग जायंट्स। तो लिटिल चैम्प्स की अगर बात करें तो ये केस बड़ी शॉकिंग है। अब जहां पर 2023 में स्मॉल कैप कंपनीज ने 44% का रिटर्न दिया, उसी बीच लिटिल चैम्प्स के रिटर्न्स कितने होंगे? 12%, प्लस नहीं माइनस। अब यहाँ पर लोग शॉक हो गए क्योंकि फिर उसी बीच न्यूज आई कि 2023 का सबसे वर्स्ट पीएमएस अगर कोई है तो वो मार्सेलस का लिटिल चैम्प्स है। यानी जहां पर एक आम इन्वेस्टर जिसने बिना सोचे समझे नॉर्मल स्मॉल कैप इंडेक्स में पैसा डाला, उसका पैसा 1 करोड़ से 1.44 करोड़ हो गया। लेकिन यहाँ पर पीएमएस वालों का पैसा 1 करोड़ से 88 लाख रुपीस हो गया। उसके बाद इनका जो मिड साइज फंड था राइजिंग जायंट्स, ये भी अपने वर्स्ट पे चल रहा था। ये फंड इन्होंने दिसंबर 2021 में लॉन्च किया जब मार्केट ऑलरेडी अपने पीक पर था और लॉन्च होने के बाद ये भी फंड मार्केट में स्ट्रगल करने लगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्सेलस के टोटल 6 फंड्स हैं। उन 6 फंड्स की जो इंसेप्शन डेट है, कब ये शुरू हुए, या आप देख सकते हो कुछ 2018 में शुरू हुए, कुछ 2020 में, कुछ 22 में। और उनके अगर रिटर्न्स देखें अब तक के बेंचमार्क से कंपैरेटिवली, तो जहां कंसिस्टेंट कंपाउंडर के रिटर्न 12.2% रहे हैं एनुअली, वहीं पर निफ्टी 50 के रिटर्न्स 12.4% रहे हैं। यानी ये लैग कर रहा है। और बाकी फंड्स भी आप देखोगे तो अच्छे खासे मार्जिन से लैग कर रहे हैं। राइजिंग जायंट्स जिसकी हमने अभी रिसेंटली बात की, मिड कैप फंड है। तो मिड कैप इंडेक्स जहां पर एनुअली 11.45% का रिटर्न दे रहा है दिसंबर 2021 के बाद, उसी बीच राइजिंग जायंट्स ने रिटर्न्स दिए हैं -0.56% एनुअली। यानी इन 6 फंड्स में सिर्फ एक इनका ऐसा फंड रहा है जिसका नाम है मेरिटोर क्यू पीएमएस, जिसने मार्जिनली मतलब 0.14% से इंडेक्स को बीट किया है एनुअली। अगर इससे भी आपको ये डेटा नहीं समझ में आया तो एक और इंटरेस्टिंग डेटा आपको बताता हूँ कि अगर 1 करोड़ रुपए आप इन 6 फंड्स में लगाते जब ये स्टार्ट हुए तब, और तब से लेकर अब तक अगर अपने रिटर्न्स कैलकुलेट करते तो नॉर्मल मार्केट बेंचमार्क से आपको 1.9 करोड़ रुपीस कम मिलते। यानी कि सिंपली आप अगर इतना झमेला करने के बजाय सिंपल इंडेक्स फंड में पैसा डालते तो इससे बेटर रिटर्न्स आप कमाते। अब आते हैं सेकंड मिस्टेक पर जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। सो सेकंड मिस्टेक ये थी कि इनका जो पूरा फोकस था मार्सेलस का, वो पूरा फोकस था बिजनेस क्वालिटी पर, बिजनेस साइड पर। यानी कि बिजनेस ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, उसका आरओसी अच्छा होना चाहिए, बाकी एनालिटिकल जो पॉइंट्स है वो बेटर होने चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, सारी चीजें हो गई। लेकिन इसी पूरी प्रोसेस में वो एक चीज एनालाइज करना भूल गए और वो थी वैल्यूएशन। जैसे कि इनकी एक फेमस होल्डिंग थी रिलैक्सो, एक फुटवेयर कंपनी है, आपने ऐड वगैरह भी देखी होगी। ये मिस्टर सौरभ मुखर्जी कई बार इस कंपनी की बात करते हुए आपको दिखे होंगे।
Relaxo is a holding in our clients' portfolios. It has been for a while, and it's the dominant player in footwear, in chappals, especially in northern India. अब जब उन्होंने इस कंपनी को खरीदा, एक डिसेंट परफॉर्मेंस कंपनी की चल रही थी, थोड़ी बहुत ग्रोथ चल रही है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट चल रही है और फाइनेंशियली देखे तो कंपनी वाज गुड। लेकिन यहाँ पर जब मैं कंपनी के पी रेशो पर जाता हूँ तो आप देख सकते हो 2021, 22, 23 इस दौरान ये कंपनी 100 के ऊपर का पी कमांड कर रही थी। अब 100 के ऊपर का पी आप मांग रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपकी उस तरह की ग्रोथ भी होनी चाहिए। अगर आप 100 का पी मांग रहे हो तो एटलीस्ट आप 40-50% की ग्रोथ दिखाओ। लेकिन जब हम ग्रोथ के नंबर्स देखते हैं रिलैक्सो के, सो नंबर्स आर वेरी हॉरिबल। देयर आर 3%, 5%, 9%, लेकिन उस टाइम थोड़े ये नंबर बेटर थे, 10-12% के आसपास के थे। तो 10 to 12% ग्रोथ के लिए 100 का पी, 90 का पी वॉज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। अब उसके बाद हुआ क्या कि मार्सेलस ने रिलैक्सो लेने के बाद एक तो परफॉर्मेंस डाउन होने लगी रिलैक्सो के, एट द सेम टाइम वैल्यूएशन हेवीली करेक्ट हो गया। मतलब जो पी रेशो 100 के ऊपर चल रहा था, आप देख सकते हो ये क्विकली करेक्ट होकर, मतलब ये एक टाइम लगभग 150 के करीब चला गया और वहाँ से अभी ये 50 तक आ गया, जिसके ही चलते अगर आप देखोगे तो प्राइस फॉल इज स्टीप प्राइस फॉल, 1200 वगैरह से अभी ये 300-400 रुपये पर आया है। और ये ऐसा इनसे एक कंपनी में नहीं हुआ। पहला तो इनका ये गोल था कि हम कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेंगे, यानी कम कंपनीज लेंगे जिसमें ऑलरेडी आपकी रिस्क बढ़ जाती है, और ऐसे में अगर आप वैल्यूएशन में थोड़ी भी गलती करते हो तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और ये काफ़ी बड़ी एक मिस्टेक थी जो बाद में उन्होंने भी एक्सेप्ट की। अगेन सौरभ मुखर्जी का एक वीडियो है एशियन पेंट का, जहाँ पर वो बिजनेस मॉडल बताते हैं। इट्स अ वेरी इंप्रेसिव वीडियो, वेरी डीप रिसर्च, सारी चीज़ें। Asian Paints' ability to deliver paint every 3-4 hours to 150,000 dealers. They're delivering 3 times a day. So करीबन 500,000 times they're delivering paint. It's such a formidable strategic advantage that no rival is able to actually make any money. अगेन बिजनेस पॉइंट में 10 out of 10, बट व्हेन इट कम्स टू वैल्यूएशन वहाँ पर चीज़ें बदलने लगी। जैसे कि अगर एशियन पेंट भी देखता हूँ मैं पिछले 5 साल का ग्राफ, तो वैल्यूएशन वाज अगेन पी रेशो 90-100 का था। पर क्या बिजनेस ग्रोथ उस तरह की थी? तो आप देख सकते हो यहाँ पर बिजनेस ग्रोथ वाज नॉट अप टू द मार्क। 2020 के बाद 1-2 साल एशियन पेंट ने अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद मार्केट में कंपटीशन बढ़ने लगी। जो बर्जर पेंट, नेरोलैक काफ़ी स्मूथ मार्केटिंग कर रहे थे, आराम से चल रहे थे, उसी बीच आ गया बिरला ओपस। मार्केट काफ़ी ज़्यादा कंपिटिटिव हो गया, एट द सेम टाइम ओवरऑल जो इंडस्ट्री है वो भी स्लो डाउन हो गई। तो ऐसे में वैल्यूएशन आपने बहुत ज़्यादा दिया है, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि कंपनी और बेटर परफॉर्म करे और तेज़ी से ग्रो करे, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ दोनों केसेस में। रिलैक्सो में भी ग्रोथ नीचे चली गई, एशियन पेंट्स में भी ग्रोथ नीचे चली गई, और वैल्यूएशन आपने दिए थे 100 के। सिमिलर चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, इफ यू लुक एट द पी रेशो, फिर 100 से ये करेक्ट होकर अभी 54 पर आया है। और उसके बाद एक और बड़ा कंटेंडर उनके पोर्टफोलियो में एक कंपनी थी जिसका नाम था डॉक्टर लाल पैथलैब्स, और अगर आप इसे भी देखोगे तो आपको सिमिलर पैटर्न ही आएगा। नहीं, जो भी मेन उन्होंने स्टॉक पिक्स किए वहाँ पर ये इस तरह की चीज़ें हुई है। मतलब बिजनेस ग्रोथ तो 10-12% आप देख रहे हो, 10-12% की थी, बट द वैल्यूएशन जो उस टाइम था वो काफ़ी अग्रेसिव था। पी रेशो आप अगेन इसका भी 80-90 के आसपास था, जो अभी करेक्ट होकर 50 के आसपास आ चुका है। और आपको बता दूं कि अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो भी आप पैसा मार्केट में गंवा सकते हो अगर आप गलत वैल्यूएशन पर उसे लेते हो, क्योंकि जब पी रेशो करेक्ट हो जाता है तो आप पैसा गंवा लेते हो। अगर वो 80 का 40 हो जाता है तो आपका आधा पैसा गया, और पीछे आप देखोगे तो शायद बिजनेस ग्रो भी कर रहा है। और इसी के चलते सौरभ मुखर्जी ने यहाँ पर कहा कि वैल्यूएशन गैप्स ने मार्सेलस के जो रिटर्न है उन्हें काफ़ी ड्रैग किया, और बाद में उन्होंने एडमिट भी किया कि अगर मैं डॉक्टर लाल पैथलैब, एशियन पेंट्स और बजाज फाइनेंस को अर्ली 2022 में इनका स्टेक अगर हाफ कर लेता तो भी हमारा फंड बेटर परफॉर्म करता। और जो तीसरी मिस्टेक उन्होंने की वो उनकी ही किताब से आई हुई थी, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग वाली। मतलब कॉफी कैन इन्वेस्टिंग मतलब क्या है, जो कंसेप्ट है ये यूएस से आया है। यूएस में पहले ज़माने में क्या होता था कि वो सर्टिफिकेट्स आते थे, शेयर सर्टिफिकेट्स, आप कॉफी कैन में रख दो और भूल जाओ, बाय एंड फॉरगेट वाली चीज़। लेकिन आपको बता दूं कि बाय एंड फॉरगेट वाली चीज़ बहुत रेयरली वर्क करती है, क्योंकि आप आज शेयर लेंगे और फिर आप बोलेंगे मैं इसको 50 साल बाद बेचूंगा, तो एवरेज कंपनी की जो एज है वो 37 ईयर्स की है। दैट इज़ नंबर 1। एंड नंबर 2 कि कौन सी कंपनी आने वाले टाइम में क्या परफॉर्म करेगी, ये कंपनी के मैनेजमेंट को भी पता नहीं होता। वो 1 साल का 2 साल का बता सकते हैं, उसके बाद का नहीं बता सकते। तो अगर ब्लाइंडली किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे और बहुत लंबे टाइम तक बने रहोगे तो दैट कुड बी अ प्रॉब्लमेटिक। आपको उसे ट्रैक जरूर करना पड़ेगा कि बिजनेस वाइज वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर मिस्टर मुखर्जी जब देख रहे थे कि एशियन पेंट्स इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, डॉक्टर लाल पैथलैब का भी रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, रिलैक्सो के नंबर डाउन जा रहे हैं, तो भी उन्होंने उसे होल्ड किया। और होल्ड करने के बाद जो प्रॉब्लम्स है वो और ज़्यादा एम्पलीफाई हुई और ज़्यादा बढ़ गई, जिससे रिटर्न्स जो है वो काफ़ी अग्रेसिवली, मतलब पहले 3-4 साल में वो अच्छे थे, और आज फिर हालत कुछ ऐसी हो गई कि जो 12,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट था वो इन 2026 अब आ चुका है 2,435 करोड़ पर। सो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की एक बात बस यहाँ पर करेक्ट करना चाहूँगा कि इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी, आपको लॉन्ग टर्म में ही होल्ड करना चाहिए और एट द सेम टाइम आपको ट्रैक भी करना चाहिए। आज से 15-20 साल पहले IT कंपनीज वर परफॉर्मिंग रियली ग्रेट,
लेकिन आज उनकी ग्रोथ 7-8% पर आई है। जैसे एशियन पेंट्स की मैं बात करूँ, दे वर डूइंग रियली ग्रेट। आज कुछ अलग सेक्टर का ज़माना चल रहा है। और इंडिया का एक इनहरेंट खुद का प्रॉब्लम है कि क्यों यहाँ पर कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग उतनी बेटर तरीके से नहीं चलती है। यूएस में जो भी कंपनीज एकदम बड़ी हो जाती है, आपने कॉफ़ी कैन में कोई कंपनी ले ली, आप उसे होल्ड करके बैठे हो अभी वो लार्ज कैप कंपनी बन गई। तो लार्ज कैप बनने के बाद इंडिया में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसकी ग्रोथ बहुत स्लो डाउन हो जाती है। मे बी माइंडसेट कुड बी द प्रॉब्लम। लेकिन यूएस में आप माइक्रोसॉफ्ट देखो, गूगल देखो, उसके बाद अमेजन देखो, ये कंपनीज आज से 8-10 साल बाद ही लार्ज कैप कंपनीज ही थी, लेकिन आज भी वो उसी ताकत से उसी तेज़ी से ग्रो कर रही है जब वो पहले करती थी। लेकिन इंडिया में ऐसा हार्डली होता है। आज HDFC बैंक देखो, 10 साल पहले तक तो बहुत बढ़िया कर रही थी, लेकिन जैसे एकदम लार्ज कैप हो गई उसके बाद ग्रोथ यहाँ पर स्लो डाउन हो गई। और ये सिर्फ एक बैंक की बात नहीं है, आप HDFC के साथ ICICI ले लो, आप कोटक महिंद्रा ले लो, बाकी बैंक से लो जो एकदम बड़ी है। सो कंक्लूजन में यही कहना चाहूँगा कि ये ऐसा कोई एंड नहीं है सौरभ मुखर्जी के लिए। ही कैन बाउंस बैक, ही कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड दैट्स व्हाट द जर्नी इज़। 2-4 साल किसी के भी खराब हो सकते हैं, कोई स्ट्रैटेजी आप वर्कआउट कर रहे हो, बाद में उन्हें भी ये वैल्यूएशन वाली चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक ब्लंडर हो गया, लेकिन अब बाद में ये वापस कैसे से खड़ा करते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन मैं देखता हूँ कि आप में से भी बहुत सारे लोग इस तरह की मिस्टेक्स बहुत जनरली कर देते हैं कि कोई आपको पेपर पर बता देता है कि बैक टेस्टिंग करके इतने रिटर्न्स हमें मिले हैं, प्रैक्टिकली भी मिल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बैक टेस्टिंग को कई बार, मतलब आई एम नॉट सेइंग इन दिस केस, बट बैक टेस्टिंग को जनरली आप मैनिपुलेट कर सकते हो, क्योंकि डेटा आपके पास है पुराना, आपको पता है बैक टेस्टिंग के हिसाब से कि कौन सी चीज़ें वर्कआउट की है। आप उस हिसाब से बता सकते हो कि ठीक है, ये 4 स्ट्रैटेजी अगर मैं बैक में अप्लाई करूँ 10 साल में पिछले, तो दे हैव परफॉर्म रियली वेल, तो ये अगले 10 साल में भी चलेगी। इट डजंट गारंटी, चीज़ें बदल सकती है। जो कंपनी उस तरह से परफॉर्म करे उनका वैल्यूएशन शायद अब महंगा हो, जैसे इस केस में था कि वैल्यूएशन एक्सट्रीम महंगा हो गया, और इसीलिए पेपर रिटर्न्स के कंपैरेटिवली रियल रिटर्न्स होते हैं। और नंबर 2 कि कोई पास्ट परफॉर्मेंस ये गारंटी नहीं देता कि आने वाले टाइम में भी ये ऐसा ही करता रहेगा। तो अगर इसीलिए अगर आप किसी फंड में इन्वेस्टेड हो या कहीं पर भी इन्वेस्टेड हो, तो आपको उन चीज़ों को ट्रैक भी करना चाहिए। आपको समझ भी होनी चाहिए कि इफ़ माई फंड मैनेजर इज इन्वेस्टिंग हेल लॉट ऑफ मनी इन रिलैक्सो, जो 80-100 के PE पर है और ग्रोथ उसकी 10-12% पे है, तो यू शुड बी एबल टू आस्क द क्वेश्चंस कि आप ये क्यों कर रहे हो और क्या कर रहे हो। तो वो अंडरस्टैंडिंग भी आपको अल्टीमेटली आज के ज़माने में तो रिक्वायरमेंट हो गई है। अब US में मैं देखता हूँ कि एक बंदा था कोई, मतलब आई फॉरगॉटन हिज नेम, उसका एक पॉडकास्ट काफ़ी वायरल हो गया। उस AI में पैसा डाला था, AI स्टॉक्स में वगैरह वगैरह, और क्रेजी पैसा कमा लिया। लोग तुरंत उसके बाद दौड़ते चले कि भाई हमारा भी मैनेज करो। और अभी जो क्रैश हो गया उसमें उसका मतलब फंड का आधा पैसा गायब हो गया, एंड ही इज़ नाउ लाइक कि यार ये क्या हो गया। तो कई बार लोग बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के, बिना किसी नॉलेज के जल्दी कंक्लूजन पर आ जाते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट द रिटर्न्स कि यार ये तो अच्छा है, या फिर इनका नाम अच्छा है, लेट मी पुट द मनी। लेकिन पीछे क्या हो रहा है अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आई थिंक दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो इसीलिए वो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग भी आपको लेनी पड़ेगी। तो फिलहाल यहीं पर रुकते हैं। आई होप आपको इस केस स्टडी से काफ़ी सारी लर्निंग्स मिलेगी, क्योंकि जैसे मिस्टर झुंझुनवाला कहते हैं, दूसरों से सीखना भी बहुत ज़रूरी है, और वो यहाँ पर आपने ज़रूर सीखा होगा। आशा करता हूँ कि वैल्यूएशन वाली मिस्टेक आप नहीं करोगे। और हाँ, जाते जाते इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कोहोर्ट के ऑफर को जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दी गई है। इस तरह की ऑफर आपको बाद में नहीं मिलेगी, और मार्केट में प्रैक्टिकली एंड टू एंड सारी चीज़ें सीखने का ये मौका आपको वापस नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। तो तुरंत ज्वाइन कीजिए, तुरंत सीखिए। मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है, तो अपॉर्चुनिटी ढूंढने का इससे बेटर टाइम मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता। तो फिलहाल यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आने वाले टाइम में 2 से और 3 केस स्टडीज हम अलग अलग कंपनीज की ला रहे हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो सी यू देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।